हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के लिए विशेष लेक्चर करेंगे। जैसा कि आपका एग्जाम हाल ही में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस लेक्चर में विशेष बात यह होगी कि आपके लिए जो अभी निरस्त वाला प्रश्न पत्र था 2021 का, जो ये पेपर कैंसिल हो गया था यूपी टेट का, उसके लगभग सभी प्रश्न सम्मिलित किए जाने की कोशिश रहेगी और साथ ही साथ और अभ्यास प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। जैसा कि फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि जो भी प्रश्न निरस्त वाले पेपर में पूछे गए थे, यानी यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मेंशन कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिछले प्रश्न पत्र से ही है जो पूछा गया था, जो पेपर रद्द हुआ था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को दोनों प्रकार के मिश्रित रूप को दिया जाएगा, ताकि आप जिस लेवल का पेपर आपका बन रहा है उस लेवल पर भी तैयार हो सके और उसको भी सोच सकें, और साथ ही साथ उनसे संबंधित उन टाइप्स को भी कर सकें जो और बनने की संभावना हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और प्रयास करते हैं इसको अच्छे से सीखने का और बेहतर तरीके से अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे कहा गया, यदि संख्या 3, 2, x और 5 मतलब 3200 समथिंग है, कोई संख्या है जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब ये बोला गया कि ये कोई संख्या है जो 9 से विभाजित हो जा रही है, तो x क्या होगा, यानी इस स्थान पर क्या होगा। कभी x लिखेंगे, कभी ABCDPQRS को कोई भी लेटर ऐसे लिख देंगे और कभी स्टार बना देंगे, बोलेंगे इसकी जगह क्या होगा। ये पैटर्न होता है और लगभग हर बार इसका एक प्रश्न आता ही आता है। कभी 9 से, कभी 3 से विभाजिता, कभी 11 से विभाजिता पूछी ली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बोला गया कि ये जो संख्या बन रही है 9 से विभाजित होगी, तो यहाँ x क्या संभावित हो सकता है। तो आपको डिविजिबिलिटी स्टैंडर्ड मैंने सारे पढ़ाए, सारे लेक्चर्स आपको दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सारा पार्ट पढ़ा दिया गया है, हर एक सिलेबस का पार्ट आपको पढ़ाया गया है। तो 9 से विभाजिता का नियम ये होता है कि इन सभी संख्या के सभी अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर सभी अंकों का योगफल करें तो 3, 2, 5 और 5, 10, जितने अंक हमको दिख रहे हैं इनका योग तो 10 मिल रहा है भाई। अगर जोड़ते हैं 3 + 2 + 5 तो ये तो 10 हो गया, और साथ में यहां पर कुछ और होगा, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, +x। मान लीजिए अंक जोड़ लिए, 5, 2, 7, 3, 10। अब देखिए ये रूल है, आपके पास 10 + x बन रहा है, और रूल ये कहता है कि 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके जो कि जोड़ने पर, उसके सभी अंकों को जोड़ने पर वो 9 के टेबल में आए। तो आप देखिए 9 के टेबल में आने के लिए यहाँ पर x की जगह 8 होना पड़ेगा कम से कम, तभी 10, 8, 18 होगा, और 18 9 के पहाड़ी में आएगा और 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कम से कम छोटे से छोटा अंक जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, तभी ये जाकर के 9 से कटेगा। अगर 8 होता है तो देखिए 3, 2, 5, 5, 10, 8, 18 हो जाएगा, और 18 9 से कटता है। इसका मतलब 10 के बाद पहली वो संख्या कौन सी जो 9 से कटेगी, वो 18 ही है। तो उसके लिए यहाँ पर 8 होना आवश्यक है, तभी 18 बनेगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये 8 होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया 8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो 2021 में पूछा गया है, इसमें बोला गया है 102.7 102.7 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी एक भिन्न के रूप में। P/Q लिखने का मतलब ये है, P/Q लिखने का, कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, यानी किसी भिन्न के रूप में लिखा जाए, तो वहां पर Q क्या होगा, यानी हर के प्लेस पर यहाँ पर क्या होगा। ये सबसे खास बात यहाँ ध्यान रखनी है कि 102.7 को P/Q के न्यूनतम, ये वर्ड याद रखें, न्यूनतम रूप में लिखना है। ऐसा नहीं कि केवल इसी को P/Q लिख दिया, मतलब दशमलव हटाया और 1 0, मतलब ऐसे, ये तो सभी कर लेंगे, लिख भी लेंगे कि इतना करके आपको फटाक से ये नहीं बता देना 10, सोचना भी होगा कि 10 ही न्यूनतम रूप में ये है कि नहीं है, मतलब अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले आप चेक करिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, सबसे सरलतम रूप में, न्यूनतम रूप में लिखा है ये या फिर नहीं लिखा है। जैसे कहीं पर 8/12 लिखा हो तो ये नहीं कह देंगे कि ये 12 होगा, इसका न्यूनतम रूप लिखेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, तब 2 और 3 अब कटेगा नहीं, तो ये न्यूनतम रूप इसका 2/3 हुआ। उसके बाद आप P और Q बता सकते हैं क्या होगा। यहां पर भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि इसका और इसका न्यूनतम रूप है या नहीं है। तो अगर देखें तो 10 से ये संख्या कोई ऊपर नीचे कट सकती है, नहीं कट सकती, तो 10 से वही संख्या कटती जिनके अंत में 0 हो। अब इसको 10 और किससे किससे कट सकता है, 10 2 से कट सकता है या फिर 5 से कट सकता है। तो ये देख ले कि क्या ऊपर वाली संख्या 2 से या 5 से भी कट सकती है, नहीं कट सकती है।
तो 2 से भी नहीं कटेगी क्योंकि ये विषम संख्या ऊपर लिखी है, और 5 से इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो यहाँ पर ना तो 5 दिख रहा है ना 0 बल्कि 7 है। तो इसका मतलब ये संख्या अब अपने सरलतम रूप में है। इस वक्त ये जो 102 और ये 7 यानी 1027 ऊपर है और बटे में 10 है, ये आगे कट ही नहीं सकता क्योंकि हमने चेक कर लिया कि ये दो भाई 10 के गुणनखंड 2 और 5 है, ना तो ये 2 से कटेगा ना तो ये 5 से कटेगा और ये 10 से कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब आगे ये कट सकता ही नहीं, ये अपने सरलतम रूप में है इस वक्त, इसलिए यहाँ पर 10 ही ये जो है ये क्यू के स्थान पर माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या ऐसी बनती जो अभी ऊपर नीचे कट जाती तो फिर काटने के बाद जो पी और क्यू के स्थान पर होता उसको हम सोचते। ये बात याद रखिए, ऐसे अगली बार आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित बन सकता है तो हो सकता है कि वो कुछ कट जाए उसके बाद फिर सरलतम रूप में आप देख पाए। यहाँ तो 10 ही होगा, इसी के हिसाब से आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, आपको इनको समझना है और ध्यान देना है। ठीक है, कि इसमें क्या चीज करनी है। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे ही प्रश्न आपको दे दिए जाए, कुछ भी ऐसा प्रश्न आपका बन जाए तो इसको भी समझिए। मान लीजिए ऐसे अगली बार आपको कोई प्रश्न मिल जाता है कि 243.5 और नीचे लिख दिया और बस इतना ही छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि इसको अपने सरलतम न्यूनतम रूप पर लिखने पर P बटा Q में व्यक्त करने पर Q का मान क्या होगा। तो आप खुद सोचिए। तो ऐसा इसको करेंगे 243.5 और बटे में दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और 1 अंक है तो 1 0 आएगा। तो 243 और ये 5 बटा 10 हो गया। अब ये देखिए, अब ऐसा नहीं कि Q की जगह पर 10 बोल देंगे क्योंकि न्यूनतम रूप अभी इसका देखिए कट सकता है। तो 5 से संख्या कटेगी, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 बचा 43, 5 और 40, 3 बचा 35, 5 सते 35 हो जाएगा। ये आएगा आपका। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं तो इसका न्यूनतम रूप Q का मान 2 होगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो नीचे Q की जगह 2 होगा और ऊपर P की जगह 487 होगा, ये P के स्थान पर होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। इस रूप में कोई भी अगला टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि कब उसका न्यूनतम रूप क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ में ताकि अगर उससे संबंधित प्रश्न बनता है तो भी आप उसको अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। कोई संख्या, ये भी देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या होगा। देखिए इसने बोला है कि कोई संख्या है वो अपने 20% से 60 अधिक है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, 45 है, 55 है, 65 है और 75 है। अब देखते हैं, अगर हम इसको समझें कि जो भी संख्या होगी उसका 20% का मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या का 20%, 10%, 5%, 25%, इस तरीके के प्रतिशत आपको जबानी रटे होते हैं। 20% का मतलब सामान्यतः 1/5। भाई प्रतिशत को बटे में बदले अगर भिन्न में तो 1 1 0 कट जाएगा। भाई प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 1 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10, तो 1/5 यानी जो 20% होता है वो 1/5 होता है। तो अब आप क्या करिए, इनका 1/5 करते चले जाइए, मतलब सबको 5 से भाग करते चले जाइए। देखिए अगर हम 5 से भाग करेंगे तो ये 9 आएगा, ये अगर 5 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, इसको 5 से भाग करेंगे तो 13 5 65, इसको करेंगे तो 15 5 75। 1/5 सबका 20% ले लिया हमने, चारों ऑप्शन का 20% ले लिया, सामने आ गया। उसने कहा था कि संख्या, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, 20% से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अब आप देखिए 20% से 60 अधिक करिए, इनमें सब में अगर हम 60 अधिक करते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा। 20% से 60 अधिक 69, यहां पर 60 अधिक होगा तो 71, यहां पर 60 अधिक होगा तो 73, यहां पर 60 अधिक होगा तो देखिए वो 75 ही बन रहा है। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शन सही है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 75, यही ऑप्शन सही हुआ। बाकी ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहां बन रहा है कितना 73, यहां लिखा था 65, ये मैच नहीं कर रहा है। यहां पर बन रहा है 71, 71, यहां लिखा था 55, मैच नहीं किया। यहां पर 69 और यहां लिखा 45, मैच नहीं किया। यही मैच किया डी ऑप्शन, इसका मतलब 75। तो ऐसे प्रश्नों को आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको करने के कई अप्रोच, बेसिक अप्रोच तो आप सभी को आते रहते, तो मैं उस पर बात कम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सब कुछ आप जानते हैं। ठीक, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो आप आराम से कर ही लेंगे। ठीक है, जिसमें एक्स वेक्स मान करके काम करेंगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है √3, इसको ध्यान से देखेंगे। √3 और 4 पर
घनमूल यानी कि करनी चिन्ह में 3 लिखा हुआ है घात में, और करनी चिन्ह में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 5 पर आपका चौथा मूल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ मूल में संख्याएं लिखी गई हैं, करनी चिन्ह के अंतर्गत संख्याएं लिखेंगे, और आपसे कहा गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कभी सबसे बड़ी कभी सबसे छोटी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो करनी चिन्हों की घात है, जैसे यहाँ करनी चिन्ह की घात 4 है, यहाँ करनी चिन्ह की घात 3 है, और यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो जब भी किसी संख्या पर केवल रूट लगा होता है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 अपने आप ही होता है। अगर वर्गमूल लगा हुआ है तो आप उसको 2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपका रूट में कोई भी संख्या होती है तो उसका यहाँ पर संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका पैटर्न ये होगा कि सभी मूल चिन्हों की जो घातांक है, घात है, इनका लासा लिया जाएगा। तो 2, 3 और 4 इसका अगर आप लासा लेते हैं तो 12 आ जाएगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता ही है। 2, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा। तो आप इन सभी चिन्हों को समान करेंगे, यानी करनी चिन्हों पर घातांकों को समान करेंगे। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लिखा था तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम जो 12 आया है, अब हम 12 बनाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे। तो ध्यान रखें जितने से गुणा करेंगे उतना ही अंदर की संख्या पर घात में चढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार से इस 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो अंदर वाली संख्या जो लिखी है उस पर यही जिससे गुणा किया है इसको घात में भी लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या करेंगे, 4 है बाहर, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 4 × 12, तो इस 3 को यहाँ पर घात में भी लगा देंगे अंदर। ये बात याद रखें। तो अब आप देखेंगे ये 12 हो गया, और यहाँ पर 3 पर घात 6, 3 पर घात 6 का मतलब हो गया 3, देखिए 3 पर घात 6 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 81, ये 81 हो गया। फिर 3 से गुणा होगा, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243, फिर एक बार और 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको आप करते हैं तो 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 12 1, 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 हो गया ये। इसी तरीके से इसको अगर आप करते हैं, ये 12 है, 4 पर 4 घात है, तो 4 × 4 = 16, 16 × 16 256 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी 12 हो गया, और 5 पर 3 आप जानते हैं ये 125 होता है। अब आप देख सकते हैं सबके करनी के घातांक समान है। इसका मतलब अब जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी मानी जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या यही है। तो ये किसको बदल के मिला है, इसी को बदल के मिला, मतलब √3 को ही बदल के ये आप देख रहे हैं ये संख्या प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसका मतलब √3 जो संख्या दी थी वही सबसे बड़ी संख्या है। ये ऑप्शन ए में आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन 3 पर 1/2 लिख दिया गया। इस ऑप्शन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं 5 पर 1/4, क्योंकि दोनों ऑप्शन फिर सही हो सकते थे, ये विकल्प गलत लिख लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से √3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको समझ चुके होंगे कि ये प्रश्न कैसे किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ढंग से, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया 1/64 पर माइनस का 1/6 घात में है, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान अगर हमें निकालना है तो आप ध्यान रखें, सबसे पहली बात आप चाहे तो इसको जैसे ही किसी भी संख्या पर घात ऋणात्मक हो, जैसे मैंने आपसे कहा है कि a/b और इस पर घात कुछ भी है, मान लीजिए m है, वो माइनस में लगा है, तो आप इसको पलट दीजिए, यानी कि अंश को हर और हर को अंश अगर बना दें, b/a कर दें, तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा। ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं माइनस से प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा। तो 64/1, 64/1 में /1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, आप 64 ही लिख सकते हैं। और ऊपर वाली घात अब ये 1/6 माइनस की बजाय प्लस का 1/6 हो जाएगा। 64 को आप 2 की घात 6 कह सकते हैं, और बाहर 1/6 है ही, 6 से 6 कट जाएगा तो केवल 2 आ जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और आपको सारे बेसिक्स मालूम होने चाहिए। और ये सारे बेसिक्स मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस में सब कुछ पढ़ा रखा है, एक एक चैप्टर पूरा कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। देखिए, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जिसको सेल प्राइस कहते हैं, इसका अनुपात दिया है। तो बटे में लिखें कितना अनुपात दिया, 5:4। आप देखिए सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, यानी क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य अधिक है, बेचने वाला मूल्य कम है। इसका मतलब घाटा ही हुआ है, हानि हुई है, और वही हानि प्रतिशत पूछा गया है।
तो अब इसमें देखिए कि अगर आप देखें कोई चीज, इसी को अगर हम मान लें कि 5 की थी और वो 4 में बिकी, तो इसका मतलब 1 का हानि हुआ। और हानि का प्रतिशत बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हानि का प्रतिशत बताने के लिए हानि को ही ऊपर लिखा जाता है और बटे में क्रय मूल्य लिया जाता है और गुणे 100 कर दिया जाता है, बस उससे हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो आप देखिए हानि हुई है 1 की, इसको 1 लिख लें, क्रय मूल्य की जगह 5 ही ले लेते हैं और गुणे 100 कर देंगे अगर, तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20% की हानि आपको दिखेगी। इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए आंसर हो गया 20%। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आप डील करेंगे और बहुत ही आसानी से उनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी घन का विकर्ण 8√3 है। देखिए घन का विकर्ण 8√3 है, विकर्ण आपको दिया गया है कितना, 8√3। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय यानी सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6, क्षेत्रफल बराबर 6a² यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहां तो दिया है विकर्ण, तो विकर्ण दिया है तो विकर्ण होता है घन का घन है a√3। यहां पर 8√3 दिया और यहां पर भी a√3 होता है, विकर्ण होता है a√3, तो विकर्ण की जगह a√3 रख दिया और इधर 8√3 है। आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ a यानी भुजा है, वहां पर 8 है, तो a की जगह 8 आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बस ये भुजा की जगह आप 8 रख दीजिए, 8 का स्क्वायर और इसको गुणा कर दीजिए, 8 × 64 हो जाएगा। ये 64 को 6 से करेंगे, 6 चौके 24, 6 36 और 6 चौके 24 के 4, 6 36 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का। तो 384 आपका डी पार्ट में दिया गया, देख सकते हैं, और ये आंसर हो गया आपका। इनको आप ध्यान रखें, इन सभी प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखें। इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछे जाए, जैसे बोले घन का विकर्ण 5√3 है, तो यहाँ जो 5 लिखा है यही भुजा हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण होता ही है भुजा √3। घन का विकर्ण होता है भुजा गुणे √3। जो इस फॉर्मेट में लिखा होगा वहां यहाँ पर लिखी संख्या भुजा को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे लिखा हो 7√3 घन का विकर्ण, तो आप इस 7 को ही भुजा मान लेंगे। उसके बाद आगे जो कुछ भी बोला जाए वो आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे, आप आराम से कर सकेंगे। तो मुझे आशा है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी जैसे यहाँ पर घन की बात आ गई है, तो आप एक काम करें, घन के सभी फॉर्मूले फटाफट लिख लें। घन यानी जिसको हम क्यूब बोलते हैं, इसके सभी फॉर्मूले रिवाइज कर ले। जैसे कभी भी घन आप जानते हैं वर्ग से बनता है, सबसे पहली बात, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप घन बनाना जानते भी हैं। और घन की खासियत ये कि प्रत्येक भुजा अगर ए मानी जाए तो सारी भुजाएं ए ही होंगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है। अगर हम भुजा को ए मानते हैं तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। और इसमें घन का आयतन अगर आपसे पूछा जाए कभी, आयतन जिसको वॉल्यूम बोलते हैं v, तो वो होता है भुजा की घात 3 यानी a की घात 3, a³ हो जाएगा। ये एक सूत्र हो गया। दूसरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का दो तरह से क्षेत्रफल पूछा जाएगा, एक आपका पार्श्वीय और एक संपूर्ण। तो जब पार्श्वीय और संपूर्ण दोनों बोले जाएंगे, जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण वर्ड प्रयोग किया जाएगा। अगर क्षेत्रफल में संपूर्ण या पार्श्वीय क्षेत्रफल नहीं बोला जाता, जैसे दो तरह से पूछे जाएंगे, एक होगा पार्श्वीय क्षेत्रफल या पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये पार्श्वीय वर्ड नहीं यूज किया जाता है तो आप उसको संपूर्ण पृष्ठ वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। जैसे इस प्रश्न में उसने कहा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने संपूर्ण वाला लगाया था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा की घात 2 कहिए, या ऐसे कह लीजिए 6a²। और पार्श्वीय क्षेत्रफल घन का होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये ध्यान रखें, यानी 4a²। अब अगर आप उसको पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछना होगा तो वो लिख के देगा, नहीं पूछना होगा तो आप यही वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रयोग कर लेंगे घन में, ये बात याद रखें। और चौथा, वही घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की माप या घन के विकर्ण की लंबाई डायगोनल, वो विकर्ण आपका डी अगर पूछा जाए तो वो होता है भुजा √3। भुजा √3 मतलब भुजा गुणे √3, इसी को हम a√3 भी ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें देखिए इसने 8√3 कहा था, इसका मतलब 8 ही इसकी भुजा हो जाएगी। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था तो हमने इस फॉर्मूले में 6a² में रख दिया और इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इन सबको ध्यान रखेंगे और बहुत ही आसानी से सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आपको ये सभी प्रश्न सूत्र याद होंगे, और जिनको नहीं याद होंगे वो इनको याद कर लें, क्योंकि अगली बार कुछ भी और पूछा जाए तो आप इन्हीं सूत्रों की सहायता से कार्य कर सकेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि ₹10 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए तो जिस भी वस्तु की बात की गई हो, जो भी चीज बेची खरीदी जा रही है उस वस्तु को एक तरफ लिखें और रुपए को दूसरी तरफ लिखें। मतलब उसका जो मूल्य है वो मूल्य अलग लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे वस्तुएं कितनी है इसमें ₹10 के 6 के लिए, तो मतलब वस्तु 6 है और ₹10 है, वो इधर लिख लिए जाएंगे। उसके बाद ये जो मूल्य है रुपए वाला इसको इधर लिखेंगे, वस्तु इधर लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ₹6 में 4 की दर से बेचा जा रहा है, तो मतलब 4 वस्तुओं को 6 रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ₹6 है, वस्तुएं 4 है, इसको वस्तुएं 4 इधर लिख लिया और रुपए को इधर लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको जो भी बताना है, जैसे हानि प्रतिशत बताना है तो उसका प्रतिशत हानि या लाभ का जो भी बताना है उसका एक शॉर्टकट ये है कि इनको मल्टीप्लाई करिए, तो 6 गुणे 6 इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे, फिर माइनस, फिर इसको इससे, यानी 4 गुणे 10 करेंगे और बटे में यही 4 गुणे 10 ये जो आपने इधर अब किया है इसको इसी को बटे में लिख लेंगे 4 गुणे 10 और फाइनली 100 से गुणा कर देंगे। बस बात खत्म। तो आप ये इतना बड़ा न लिख के ओरल कर सकते हैं। मैंने करने के तरीका समझाने के लिए इसको ऐसे किया है, वरना आप 36 माइनस 10 इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो टाइम आप बचाइए अपना। 36 माइनस 40 बटे ये हो गया 40 और गुणे हो गया 100। यहां से आप देखेंगे ये कट जाएगा। इसके बाद यहां आप देखेंगे तो 36 और 40 का अगर आप करते हैं तो माइनस का 4 ही ऊपर बचेगा, नीचे 4 गुणे 10, 4 एकम 4 यानी कि 10 एकम 10 तो -10 ही आया। ये सॉल्व होके क्योंकि 1 हो गया, माइनस का 1 और 10 तो -10। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि हानि हुई है, प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा कि लाभ हुआ है। तो -10 इसका मतलब 10% की हानि हुई है और इस प्रश्न का आंसर हो गया डी ऑप्शन में 10% की हानि, यानी कि इसमें आपका हानि हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया। मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जो 2021 में पूछा गया है, उसको भी आप देख लेंगे। 2021 का प्रश्न देखिए ये है ₹10 में दर्जन। इसका मतलब यहां पर भी हम क्या करते हैं, वस्तु लिख लेते हैं और रुपए इधर लिख लेते हैं, यानी कि जो मूल्य है वो इधर लिख लेते हैं। तो आप देखिए ₹10 है वो इधर रखेंगे और दर्जन का मतलब 12, तो 10 में 12 की दर से केले खरीदे गए और फिर 12 रुपए में 10 की दर से बेचे गए। इसका मतलब बाद में 10 केले बेचे गए 12 रुपए में, तो रुपए इधर लिख लिया। दोनों कंडीशन को ऐसे लिख लेंगे, फिर ये गुणा करेंगे क्रॉस में 12 गुणे 12 मतलब 144 माइनस 10 गुणे 10 मतलब 100 और बटे में यही वाला इधर 100 ही रहेगा और गुणे 100, ये जो भी आएगा आपका आंसर निकल आएगा। 144 से 100 जाएगा तो 44 ही आएगा, 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा, बस 44% ही आपका आंसर हो गया। यहाँ जो लाभ होगा 44% का होगा। ये आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न था, उसी से संबंधित प्रश्न भी आपको और प्रैक्टिस में करा दिया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसकी प्रैक्टिस में रहें और अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3, 2, 4, एक संख्या है देखिए 3, 2, 4 और यहाँ x है, फिर इधर है 3, 4, 2, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है और इसमें एक अंक गायब कर दिया है, x लिख दिया उसकी जगह और बोला गया वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाजित हो जाती है। तो डिविजिबिलिटी स्टैंडर्ड 11 का आपको मालूम है और यही x जो अंक है इसको आपको बताना है। ये भी 2021 में पूछा गया। तो देखिए सामान्यतः 3 का, 9 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत पूछा जाता है, ये आपको हमेशा मालूम ही होना चाहिए। बाकी खैर देखिए इसको कैसे करेंगे। 11 के विभाज्यता नियम में ये होता है कि आप इकाई की तरफ से शुरू करें और उसके बाद सम स्थान और विषम स्थान पर जो अंक लिखे हैं, सम स्थान का मतलब वो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें स्थान पर जो अंक लिखे हो, विषम स्थान मतलब पहले स्थान पर, जैसे ये विषम स्थान पहला है, तीसरा है, 5वां है और 7वां, ये विषम स्थान। तो हम क्या करेंगे, विषम स्थान पर जितने अंक हैं, विषम स्थान के अंकों का योग, इनके अंकों का योग ले लेंगे, के अंकों का योग, इसका योग ले लेंगे। तो योग कितना आएगा देखिए, 3 विषम स्थान इधर से देखिए, अगर यहां से इकाई की तरफ शुरू करें तो पहला 2 है, फिर तीसरे नंबर पे 3 ही है, 5वें नंबर पे 4 है और 7वें नंबर पे 3 है। इसको जोड़ने पर देखिए 3, 2, 5 और 9, 3, 12 आ गया। और इसके बाद सम स्थान, सम स्थान का मतलब दूसरा, चौथा और छठा, यहां पर इतना ही होगा। तो दूसरा मतलब आपका 4
प्लस चौथा तो x ही है और प्लस ये आपका 2 है। तो ये देखिए 4 2 6 ही हुआ, 6 प्लस x। अब आपको ये बताया जाता है, इसमें आपको रूल ये मालूम होता है कि जो भी संख्या 11 से विभाज्य होगी तो सम स्थान के अंकों का योग, ये जो था ये विषम स्थान के अंकों का योग ये आपका लिख लिया गया है, और सम स्थान का ये आपका आ गया है, सम इवन प्लेस का ये आपका आ चुका है 6 प्लस x। ये इनका अगर हम अंतर लेंगे तो वो अंतर या तो 11 या 11 की टेबल में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो आप देखिए अगर इसमें से अंतर लेते भी हैं तो यहां पर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा ना। ये आप देख रहे हैं यहां पर कितना होगा, अगर इनका अंतर 0 लाना हो तो 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर कम से कम 6 हो तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 में से 12 घट के 0 हो जाएगा, तभी आपका ये नियम काम करेगा। क्योंकि नियम ये कहता है कि उन सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल जब आ जाए तो उनका अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो या तो 0 प्राप्त हो जाए और या 11 या 11 के टेबल में आने वाली संख्या हो। तो यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि 0 करने के लिए ये 6 है ही है, 6 प्लस x, तो इसको और 6 मिल जाए तो 6 6 12 हो जाएगा और 12 से 12 घट जाएगा तो 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका यहाँ पर 6 होना चाहिए, तभी ये 6 6 12 ये भी हो जाएगा, ऊपर भी 12 और घट के 0 आ जाएगा और फिर वो 11 से विभाजित हो जाएगा, नियम को फॉलो करेगा। ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स के द्वारा हर एक चैप्टर वाइज क्रम में मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर सी पार्ट में 6 होगा, जो कि यूपी टेट के 2021 के एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। यहाँ पर लिख करके समझाने में फिर भी थोड़ा टाइम जाता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, वहां पर आप टाइम बचाएंगे, लिखने में नहीं पड़ेंगे, फटाफट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को उठाते हैं और उनको सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया यदि 65 तथा 117 का मासा यानी HCF कितना है 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य। इनका कहने का मतलब ये है कि 65 तथा 117 ये दो संख्याएं हैं जिनका मासा यानी HCF ये आपको दिया गया है। HCF किस रूप में दर्शाया गया है 65m - 117 इस रूप में मासा, मतलब इन दोनों का जो मासा आएगा वो कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मासा तो आप पता ही कर लेंगे, तो m का मान, तो मतलब इनका और इनका मासा हम पता कर लें, जो कि आप डायरेक्ट ओरल भी समझ सकते हैं कि 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117 होता है। सबसे बड़ी संख्या 13 है जो दोनों को काट सकती है, इसका मतलब 13 ही इनका मासा होगा। तो ये डायरेक्ट आपको मालूम है कि 65 और 117 का मासा 13 आएगा, इन दोनों का जो मासा आएगा HCF वो क्या आएगा 13 आएगा। तो अब इसका मतलब ये जो 13 है वो इसी के बराबर है। इन्होंने कहा है कि 65 117 का मासा इस रूप में दर्शाने योग्य हो, इसका मतलब जो इनका मासा होगा वही ये होगा, तो इनको बराबर रख सकते हैं। 65m - 117 यही मासा के बराबर होगा और मासा आएगा 13। इन दोनों को बस सॉल्व कर दीजिए और m का मान आप जो आए वो लिख देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 65m माइनस का 117 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 के साथ प्लस 117 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 130, और इधर 65m है, 65 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भाई यहाँ गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, तो 130 के साथ बटे में आएगा, 65 से 2 बार में कट के 2 आ गया, तो इसका मतलब m का मान 2 हो गया। यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आपका आंसर इस प्रश्न के लिए 2 हो गया, जो कि बी पार्ट में दिया था। बहुत ही आराम से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जिनको मासा लासा निकालना नहीं आता वो बेसिक क्लास बेसिक लेक्चर देख लें, मासा और लासा का जो मैंने पढ़ाया वहां पर उनको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का लासा और मासा। देखिए ये अब यूपी टेट 2021 में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया है कि ये अभी निरस्त वाला पेपर जो हुआ है वो उसमें पूछा गया है। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है। आपको ये मालूम है ऐसा प्रश्न इस रूल पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल हो तो पहली संख्या, अगर दो संख्या है सपोज, तो हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये दो संख्याएं अगर कभी भी गुणनफल में हो तो बराबर होती हैं लासा गुणे मासा के, उनका लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी उन संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर उन्होंने देखिए ये बात बता दी कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है, इसका मतलब लासा गुणे मासा, ये वाला पार्ट दे दिया 336, तो यहां रख दीजिए। अब इसके बाद दोनों संख्याओं के बारे में, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो यहाँ है
उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, केवल एक इंफॉर्मेशन दी गई, उनके बीच का अंतर 10 है। मतलब अगर एक संख्या x है तो एक इससे 10 बड़ी होगी या 10 छोटी होगी, अंतर का मतलब यही हुआ। तो आपको ये सोचना है कि भाई अगर एक संख्या x लेते हैं तो गुणे, मान लीजिए पहली संख्या हमने x मान लिया, तो गुणे दूसरी संख्या इससे 10 ज्यादा या 10 कम, क्योंकि अंतर 10 होने का मतलब ये होता है कि वो या तो 10 बड़ी होगी या तो 10 छोटी होगी। तो आप x और x प्लस 10 ऐसे ले लीजिए। ठीक है, दो संख्या हो गई। अब आपने देखिए इन दोनों संख्याओं को यहां पर मान रख दिया, गुणनफल इतना होना चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है अब आप इसको या तो सॉल्व करें पूरा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनाएं और उसके बाद करें, या फिर स्मार्टनेस के साथ इन ऑप्शंस को चेक कर लें। जितने ऑप्शंस आपके सामने चारों हैं इनको चेक कर लें। तो इन ऑप्शंस को चेक करें। अगर हम एक संख्या 10 लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, और 20 और 10 का गुणनफल कभी 336 नहीं। ये एक तरह से समीकरण आपके पास आ चुका है। यहां पर आप मान रख के देख लीजिए, दोनों पक्ष जिसमें बराबर हो जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 10 अगर लेते, 10 और 20 का अंतर तो 10 है, मगर इनका गुणनफल 20 दाम 200 ही है, जबकि यहाँ गुणनफल 336 होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये कट गया। 14 और 24 का अंतर देखिए कितना है, 10 है, और 14 और 24 का आप गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 6 आने के चांस है। इसको आप देख लीजिए भाई, 24 को 10 बार करेंगे तो 240 आएगा, और 24 को 4 बार करेंगे तो 24 चौके 96 हो जाएगा। तो ये तो अभी 6 हो गया, 9 4 13 और 336, यही आंसर हो गया। देखिए ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर आपका ये मिल गया। बाकी अब आपके आंसर जितने भी हैं, ये देखिए गुणनफल बड़ा हो जाएगा। 30 और 20 का ही गुणा 600 हो जाता है, तो ये हो नहीं सकता। 30 और 40 का तो 1200 के आसपास गुणा हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब यही सीधे सीधे हमको पता चल गया, इनका गुणनफल भी 336 है और इनके बीच का अंतर भी देखिए 10 का ही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों की अप्रोच कर पाएंगे और आराम से इनको सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, 4 की घात 61, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस ऐसे ही 4 की घात 64 और 4 की घात 65 तक संख्या जोड़ में दी गई है, और कहा गया ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी निम्न में से। ये भी यूपीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कॉमन कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम सभी में कॉमन 4 की घात 61 ही तक ले सकते हैं, क्योंकि बाकी तो फिर बड़ी संख्याएं हैं, उनमें से 4 की घात 61 आ सकता है। 4 की घात 62 कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये छोटा हो जाएगा। तो आप 4 की घात 61 को कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ पर तो एक ही बचेगा, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 4 पर घात एक और बच जाएगी, यहाँ पर 4 पर घात 2 बच जाएगी, क्योंकि 61 तो बाहर ही चला गया, 62 था तो 1 बचेगा घात में, 63 था तो 2 बचेगा घात में, 64 था तो 4 पर 3 बचेगा, और इसी प्रकार से 4 पर 4 बचेगा। तो ये आपका अंदर बचेगा 4 की घात 61 को कॉमन करने पर। 4 की घात 61 ऐसे रहने दीजिए, बाकी देखिए कितना होगा, 1 4 4 चौके 16, 4 पर घात 3 का मतलब होगा 4 चौके 16 चौके 64 और प्लस 4 चौके 16, ये हो जाएगा 256। अब आप इनको जरा जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6 4 10 6, 6 4 10 6 16, 16 और 5 16 5 16 5 21 और हासिल लगा 2 2 5 2 7 6 7 6 13 1 14 14 के 4 हासिल लगा 1 2 1 3 341 बन रहा है, और इधर 4 पर घात में 61, ये इतना बना। अब आप सोचिए ये किससे विभाजित होगा, तो हम ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर 4 या 4 के मल्टीपल की संख्या होती 4 2, तो हम देखते इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसी को हम फोकस करें कि ये किससे कट सकता है। तो आप देखिए ये किससे कटेगा, 3 से कटने के लिए क्या होगा, 3 4 3 7 1 8 ही हो रहा है, जोड़ने पर 3 या 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 या 3 के पहाड़े में आए, तो 3 4 7 1 8 आ रहा है जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं। 11 से चेक करिए तो सीधा 11 से चेक कर लेते, 11 3 33 1 बचा, 11 1 11, ये कट गया, 11 3 33 11 1 11 कट गया। इसका मतलब 11 से विभाज्य हो गया, बात खत्म, आंसर आपका यहीं पर मिल गया कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे आपको प्रश्नों में अप्रोच करना है, सीखना है, समझना है कि कैसे कोई चीज सॉल्व करनी है और कैसे उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये दोनों प्रश्न देखिए यूपीटेट कैंसल पेपर जो था उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि एक परिमेय संख्या 5/19
एक परिमेय संख्या है 5/19 और कहा गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स। कोई किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बस उसको चिन्ह को बदल दिया जाता है। जैसे ये धनात्मक संख्या है तो हम ऋणात्मक ले लेंगे, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 होना चाहिए, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में आपको एडिटिव जो इनवर्स निकालना होता है उसमें जोड़ने पर हमेशा संख्याओं का योगफल 0 होना चाहिए। तो 0 तभी होगा जब एक धनात्मक और वही संख्या ऋणात्मक हो। तो ध्यान रखें, अगर ये धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कर देंगे, योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। अगर ये ऋणात्मक हो तो उसी को धनात्मक कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो भी वो योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपने फाइंड कर लिया कि -5/19। फिर कहा गया आगे देखिए लैंग्वेज में कि फिर उनके गुणनफल, यानी इनका गुणनफल करना है। 5/19 और -5/19 इसका गुणनफल करिए तो 25 हो जाएगा, माइनस सही है, और 19 का 19 से गुणा होता है 361। ये आ गया, गुणनफल तक पहुंच गए। उसके बाद भी कहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम में संख्या का चिन्ह बदलते, गुणात्मक प्रतिलोम में आप इसको अंश और हर को स्विच करते बदल देते। तो जो आया है रिजल्ट उसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर लिखना है तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लिखेंगे, इसको पलट देंगे 361 ऊपर और 25 नीचे, माइनस में है ये तो -361/25। ये ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा ए में, ए पार्ट में। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों का आंसर आप समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तब आप इसका अप्रोच कर सकते हैं और ये बेसिक चीजें आपको मालूम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। 0.00032 और इस पर है घात में 0.6। देखिए पहले तो 0.6 को अगर हम हटाएं, दशमलव हटाएंगे, अलग देख लेते हैं। 0.6 में दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, और इसको अगर हम करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 2 से कट के 2 तेज 6 और 2 पंचे 10, 3/5। इसका मतलब हम 0.00032 पर 3/5 लिख सकते हैं। 0.000 और 32 यानी 32, इस पर हम 3/5 कह सकते हैं। इस 0.6 को 3/5 कहा जा सकता है। अब ये जो 5 है, देखिए 32 को 2 की घात 5 कहते हैं, तो इसमें 5 अंक इधर है, आप देखिए, तो आप इसको कह सकते हैं 0.2 पर घात 5। खुद ही सोचिए, जब 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 5 बार होगा तो ही 2 का गुणनफल तो 32 हो जाएगा और 5 अंकों पे दशमलव लगेगा, जैसा यहाँ 1 2 3 4 5 पे लगा है। तो यानी ये चीज जो है इसको हम 0.2 की घात 5 कह सकते हैं और बाहर 3/5 है। जब 2 घातें एक साथ होती हैं, आपको मालूम है जब 2 घातें एक साथ होती हैं तो उनका गुणा हो जाता है आपस में अंदर। तो ये 3/5 और 5 का गुणा हो जाएगा, मतलब 0.2 में ये अंदर वाली 5 और बाहर 3/5 का गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा। अब केवल 0.2 पर घात 3 बचा, जिसको हम 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 कह सकते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 3 अंक पर दशमलव होना चाहिए। ये एक ही अंक था, 1 2 2 0 बढ़ा के दशमलव लगा लेंगे। इसका मतलब 0.008, जो कि ऑप्शन में आप देखेंगे बी पार्ट में है, 0.008। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी पार्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया है एक संख्या है 5x और 9, दूसरी संख्या है 327 और अगली संख्या है 2y और 8। फिर कहा गया इनको जोड़ने पर, इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है वो दे दिया गया है 4 1 1 1 ऐसा। और कहा गया अब x का महत्तम मान क्या हो सकता है, यानी यहाँ पर x बड़े से बड़े रूप में क्या कौन सी संख्या हो सकती है। तो आप सोचिए जरा, इसमें लॉजिक लगेगा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऐसा अलग से इसमें सोचने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए, 9 7 16 और 16 8 24, 24 का 4 हो गया होगा तो हासिल इसका 2 आया होगा। अगर 2 कैरी हुआ तो अब 2 ये कैरी तो यहाँ कहीं जुड़ेगा ही, तो मैं संख्या में ही जोड़ देता हूं। ये 2 जो है इसमें हासिल भी जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। अब 4 होने के बाद x और y में क्या होना चाहिए कि 1 आए, तो 4 तो यही हो चुका है, 2 यहां पर लिखा है और 2 हासिल वाला अगर जोड़ ले रहे हैं, भाई हमको तो इन तीनों को जोड़ना है ही है।
और हासिल भी जोड़ना है, इधर जोड़ने की प्रक्रिया आप सभी जानते ही हैं। तो इसमें से जो अंक था 2, इसमें हमने ये हासिल वाला 2 भी जोड़ दिया, जो 24 का 4 लिखने के बाद 2 आया था, तो 4 हो गया इस प्लेस पर। 4 के बाद हमारे पास सोचिए x भी है और y भी है जिनको हमें जोड़ना है। ये जोड़ करके हमें 1 कब आएगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद 11 हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, 4x और y जोड़ के जब 11 हुआ होगा तब जाकर के ये 1 आया होगा। तो 11 लाने के लिए अगर हमें 11 लाना है तो x और y का योगफल क्या होना चाहिए, वो 11 होना चाहिए। ठीक है, 11 बनना चाहिए। x और y इसके साथ 4 मिला करके 11 बनना चाहिए। तो 4 के साथ ऐसा क्या मिला है कि 11 बने, तो मैक्सिमम हम 7 मिला सकते हैं, लेकिन यहां पर तो 2 चीजें हैं। तो उसने कहा भी है कि x का मैक्सिमम महत्तम मान, तो आप ऐसा मानेंगे कि x की जगह हम पूरा 7 ही ले लें, ये 4 था ही, और इस y की जगह 0 ले लें। अब इससे बड़ा तो कुछ कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता भाई, 1 को हमने 0 ही कर दिया तो बाकी पूरा एक सबसे बड़ी संख्या 7 हो सकती है इस जगह पर। अब इससे बड़ा कोई रूप नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ 1 करते तो यहाँ 6 लेना पड़ता, क्योंकि हमें 11 करने के लिए यहाँ पर टोटल 7 ही चाहिए। तो हमने 7 और 0 का कॉम्बिनेशन बना लिया और 7 सबसे बड़ी संख्या फिर x की जगह पर निर्धारित हो गई। इसका मतलब इस x के प्लेस पर सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण 7 हो सकता है। ये आंसर आपका हो गया 7। ये आपको ध्यान से समझना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस केवल सिंपल जोड़ने के नियम को ध्यान रखना और ये ध्यान देना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है बस। ठीक है, अगर आप में कोई दिक्कत हो रही तो आप इसको फटाफट एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 4 था, 1 था और ये 1 था। ऐसे आपसे कहा गया इस पे x के प्लेस पर मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है। ये 9, 7, 16, 8, 24 हो गया, 4 हासिल 2 आया, 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 4 हो गया। अब 4 के बाद x और y को और जोड़ना है और यहाँ 1 आया, तो इसका मतलब 4 के बाद 1 आने का मतलब ये है कि वो चीज 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x और y 2 चीजें और थी, और x की जगह बड़े से बड़ी संख्या 11 करने के लिए हम 7 ही कर सकते हैं, 7, 4, 11, तो इसको हम 0 कर लेंगे। तब भी 4, 7, 11 और 0 को जोड़ करके आपके पास 4, 7, 11 हो जाएगा और टोटल 11 मिलेगा, तब 1 हासिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको केवल सिंपल सोचना था और कोई बात नहीं। ये आंसर आपका मिल चुका है, आगे आगे बढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है, यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए और इसका आंसर आपका हो गया। ये भी पूछा गया प्रश्न था और ये भी लास्ट वाला प्रश्न भी पूछा ही गया। परिमेय संख्या 0/-5। देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे उसका उत्तर तो 0 ही आना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। इसके बाद बोला गया इसमें से इससे बड़ी संख्या, मतलब 0 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो आप देखिए A पार्ट है -1/4 और ये हमारा 0 है, तो 0 से तो ये छोटा ही होगा माइनस का, तो ये छोड़ दीजिए, आपको बड़ा बताना है। ये देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, 3/8 धनात्मक हो जाएगा। भाई -3/-8 का मतलब दोनों माइनस खत्म, 3/8 ये धनात्मक संख्या है, यही इससे बड़ी हो गई। साफ साफ बात क्लियर है, यही आंसर हो गया, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, बाकी दोनों भी ऋणात्मक ही है देखिए, तो वो बड़ी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई कि इसका 3/8 आंसर होगा और सिंपली इसका आंसर आपको मिल गया। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर यूपी टेट जो रद्द पेपर था कैंसिल वाला, उसके कई सारे प्रश्न मैं आपको साथ में लेकर के चल रहा हूँ और करा रहा हूँ। बाकी अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास आपके लिए हो रहा है और बहुत सारे इसके पहले भी जो आपको वीडियोस दिए गए हैं उसमें बहुत सारी मैराथन क्लासेस और चैप्टर वाइज क्रम में आपको पढ़ाया गया है। काफी कंटेंट मैथमेटिक्स का यूपी टेट के लिए अवेलेबल है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं और वहां से अपना अभ्यास भी कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम से रिलेवेंट वहां पर सब कुछ आपको कराया गया है। तो उनको आप देखें, समझें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और बेहतर तरीके से उसका लाभ उठा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अगर किसी वर्ग हो, कोई वर्ग हो या आयत हो और उसकी लंबाई चौड़ाई में या भुजा में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, तो इसके लिए क्षेत्रफल में जो अंतर पड़ता है वो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आता है उसको निकालने का मैंने आपको सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, a+b+ab/100। ये आपको एक सूत्र बताया गया है, इससे आप निकालते हैं। कभी भी कोई भी द्विविमीय आकृति हो या किसी भी ऐसी दो
प्रतिशत के परिवर्तन हो, जैसे किसी में दो आकृति, जैसे वर्ग है भुजा में, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, 10% का चेंज आया तो हर तरफ से 10 ही प्रतिशत आएगा, तो ए बी दोनों ही 10 रख दीजिए। अगर आयत है, लंबाई और चौड़ाई की बात है, तो इसमें अलग अलग होगा कि मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई को 5% कम किया गया, तो ओवरऑल क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें ए की जगह 10 ले लीजिए, बी की जगह जो कम किया गया उसको माइनस चिन्ह के साथ रख दीजिए। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। फिलहाल यहाँ की रिक्वायरमेंट ये है कि 10% की वृद्धि हुई है और वर्ग में सब 10 ही रहता है, लंबाई चौड़ाई सब, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, समान ही रहेगा। तो आप बस सब जगह 10-10 रख दीजिए, वो भी वृद्धि हुई तो सब प्लस चिन्ह के साथ आपको रखना है। देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इनको भी 10 रख दिया और नीचे बटे में 100, तो ये तो 100 से कट के 1 हो गया, 10-10 20 1 21, तो आप देख रहे हैं ओवरऑल 21% का चेंज आया, आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से ये आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करना बहुत ही आसान होता है। बाकी मैंने आपको बताया जैसे कोई भी प्रश्न हो, अब अगला मान लेते हैं किससे संबंधित, आयत से ले लेते हैं कि आयत में उसकी लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई को 10% कम किया गया। देखिए इसको मैं बढ़ा लेता हूं, इसको कम करता हूं। जिसको बढ़ाया गया है उसको प्लस से लिखना है, मतलब 20, और घटाया गया तो इसको माइनस से रख दीजिए, प्लस यहाँ पर 20 गुणे ये माइनस में रख दीजिए और बटे 100। ये प्रश्न सपोज है, इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको निकालना है। देखिए तो 20 और ये -10 हो जाएगा, प्लस ये देखिए यहाँ पर ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बाहर कर लेंगे, फिर ये 20 धाम 200 हो जाएगा, ऊपर देखिए 200 बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर 20 में से 10 जाएगा, 10 ही बचेगा, माइनस ये आपका देखिए सब कट ही गया, 2 बचा है, तो ये 8% आ गया और प्लस में आया इसलिए 8% का लाभ होगा। 8% का लाभ यानी कि यहाँ पर लाभ हानि का होता है, तो लाभ हानि में बताते, यहाँ पर बढ़ोतरी है यानी बढ़त और कमी की बात है, तो क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। अगर -8 आया होता तो आप बोलते कि क्षेत्रफल में 8% की कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है। बस ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे, तो इससे संबंधित आप आराम से उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट, मोहन की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल दिया हुआ है 15 और आपसे कहा गया तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। आप खुद सोचिए, मैं मान लेता हूं कि मोहन की वर्तमान आयु x है, ये वाली आयु जो है ये वर्तमान मान ली जाए। तो इसके बाद दो बातें बोली गई, एक 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब इसमें से 5 कम करिए भाई। जैसे आज आपकी उम्र जितनी भी हो 25 साल है, तो 5 वर्ष पहले 20 के रहे होंगे, 5 वर्ष बाद 30 के हो जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर वर्तमान में x है मोहन, तो इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व, यहां आप लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, और इस तरफ इसके बाद कितने वर्ष बाद है, 9 वर्ष बाद, तो यहां लिख लेते हैं हम 9 वर्ष बाद। अब देखिए 9 वर्ष बाद है तो वर्तमान में 9 बढ़ा देंगे, 5 वर्ष पहले तो वर्तमान में से 5 कम कर देंगे, ये दो उम्र आपकी मिल गई। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है। इसका मतलब ये जो x - 5 है और ये जो x + 9 है, इनका गुणनफल कितना है, 15। तो सिंपल सी बात है, ये चीज आप लिख लेंगे। अब आप इसको अगर गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा और एक लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब आप यहाँ भी स्मार्टली ऑप्शंस पर चले जाइए और ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन रखने पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। देखते हैं, अगर हम 4 उठाते हैं तो अगर 4 वर्तमान में x की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 5 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 5 9 तो ये ओवरऑल नेगेटिव नंबर आएगा, जो कि ये हो नहीं सकता है। यहाँ पॉजिटिव 15 है तो ये होगा ही नहीं, ये छोड़ दीजिए। अब अगला उठा लेते हैं 5 अगर खाएंगे x का मान तो 5 में 5 तो ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा किसी से भी होगा तो सब 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी बेकार है। इसके बाद 7 उठाइए, 7 अगर रखते हैं तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, गुणा 7 और 9 16 आएगा, 9 7 16 तो गुणा करके ये तो 32 आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अब D 6 उठाइए, x की जगह 6 रखिए, 6 माइनस जहां 6 रखेंगे तो 6 - 5 1 आया, गुणा 9 6 15 आया, 15 1 कम 15 गुणा करके देखिए 15 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब x ये 6 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें फालतू में उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगहों पर अगर आप इनको सरल करेंगे, क्वाड्रेटिक गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा और आपको परेशानी हो जाएगी, उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजीली आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आसान होगा आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कोई वर्ग है और उसका विकर्ण डबल कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि वर्ग के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, विकर्ण से संबंधित वर्ग का क्षेत्रफल। उसके लिए आप एक तो जानते हैं भुजा का वर्ग, भुजा की घात 2, और एक होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखिए। विकर्ण के साथ वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, इसको याद रखें। अब आप देखिए उसने क्या कहा है, उसको हम इसी के साथ कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध यहां पर बताया गया, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर कहा गया यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, विकर्ण को डबल कर दें। सपोज यहां पर विकर्ण x रहा हो और अब हम 2x कर दें, डबल कर दें। पहले विकर्ण x मान लेते हैं कि पहले x रहा होगा, अब हम इसको डबल कर दें मतलब 2x कर दें, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई विकर्ण की जगह आपको डबल रखना पड़ेगा, फिर वर्ग लगाए तो घात 2 करना पड़ेगा। अब देखिए चेंज क्या आएगा, तो चेंज आएगा 2 का हो जाएगा 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। भाई घात 2 दोनों पर तो करेंगे, तो इस तरीके से। अब आप देखिए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 को बाहर कर लें तो 1/2 गुणे x स्क्वायर। पहले भी 1/2 और x स्क्वायर ये सूत्र के अनुसार भी था। भाई इस सूत्र का मतलब क्या, 1/2 और विकर्ण को अगर आप x मानते हैं तो x रखेंगे तो यही तो आएगा 1/2 x स्क्वायर। और यहाँ पर 1/2 ये है, x स्क्वायर ये, इतने को आप अलग कर लें जैसे ये वाला, तो ये पुराना विकर्ण है, पुराना क्षेत्रफल का सूत्र है, और 4 गुना हो चुका है। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये 4 गुना हो गया है। ठीक है, पहले का सूत्र भाई क्षेत्रफल जो था वो था 1/2 x स्क्वायर। x हमने विकर्ण को माना था, तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। फिर अब x की बजाय विकर्ण को डबल कर दें, 2 गुना 2x रखा, फिर सॉल्व किया तो इसमें 1/2 और x स्क्वायर को पहले वाले को अलग करें तो 4 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है कि 4 गुना हो गया। बस सिंपल सी बात है, आपको इतना ही यहाँ पर समझना था। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस ये बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए एक सीरीज दी गई, अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 और यहां पर कुछ फिल करना है, फिर 15 और 4 और फिर 20, ऐसे आपको एक सीरीज दी गई है। इसमें बोला गया रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो इसमें आप देखें तो आप एक तरह से देखें, 2 सीरीज यहां पर है, 1 से 2, 2 से फिर यहां पर कुछ होगा, फिर आप ऐसे पढ़ेंगे 5 से, देखिए यहां का अंतर 5 5 से चल रहा, 5 से 10, 10 से फिर 15, एक एक छोड़ के, एक एक स्थान छोड़ के यहां पर 2 तरह की सीरीज है। तो आप देखिए 1, 2, अगर हम यहाँ 3 भर दें तो देखिए सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। भाई 1, फिर एक स्थान छोड़िए 2, फिर एक स्थान छोड़िए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। और इस सीरीज को देखें तो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। तो आप इसको आप ध्यान रखिए, 2 सीरीज का पार्ट था, आपको सिर्फ एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल लॉजिक लगाना था और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसलिए कई बार ऐसे आसान प्रश्न भी दे दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि इतना आसान तो पूछा ही नहीं जा सकता, इसलिए भी ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें भी गलतियां कर बैठते हैं बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा थिंकिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल थिंकिंग थी और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया यदि एक झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर है। एक झील की लंबाई आपको पता है 40 मीटर, चौड़ाई आपको पता है 10 मीटर, उसमें 1200 घन मीटर पानी आता है। देखिए झील में जो पानी आएगा वो उसका आयतन होगा, धारिता या आयतन होगा, तो उसको हम V से प्रदर्शित कर सकते हैं, धारिता या आयतन को 1200 घन मीटर, ये भी मीटर में ही है। और इसके बाद आपको इसकी झील की गहराई बताना है, जिसको हम H से भी कहते हैं। देखिए ऊंचाई या गहराई को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको बताना है। अब आपको मालूम है कि आयतन या फिर धारिता निकालना होता है किसी भी चीज का, तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्रदर्शित करते हैं, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें आयतन की जगह 1200 दिया गया तो 1200 रख देंगे, लंबाई की जगह 40 है 40 रखिए, ऊंचाई की जगह 10 रख दीजिए और गहराई जो कि आपको फाइंड करना है उसको H ही रखिए, ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप देखिए 40 और 10 ये गुणे में है, दोनों को इधर लाएंगे तो 1200 के नीचे ये बटे में आ जाएंगे 40 और 10, और उधर आपका H बच जाएगा जो आपको फाइंड करना है, दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 3 12, H यानी गहराई उसकी 3 मीटर आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 मीटर सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे।
तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। आपको बस सूत्र सभी पता होने चाहिए, बस ढंग से, ठीक है। कभी भी घन या घनाभ के सूत्र सारे जितने हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वीडियोस में सारी चीजें बताई गई हैं, आप जाकर के चैप्टर वाइज क्रम में प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसमें बोला गया है आपका यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती, 6 वर्ष में 2600 और ब्याज साधारण ब्याज की दर है। साधारण ब्याज में जितना एक बार जो भी दर से पैसे होते हैं वो हर वर्ष उसी दर से मिलते हैं। जैसे अगर सपोज किसी राशि पर 50 रुपए ब्याज लग रहा है तो 50 ही हर महीने या हर साल बढ़ेगा। 500 रुपए लग रहा है तो 500 ही बढ़ेगा। तो ये बात आप जानते हैं, बेसिक्स आपको मालूम है। अब देखिए कोई चीज 2600 हुई है 6 वर्ष में, 6 वर्ष लगे हैं और वो राशि कितनी हुई है 2600 बढ़ करके हुई है। तो वो कितनी थी राशि प्रारंभ में, ये बात कर दी, उसी राशि को बताना है। तो अगर हम 1800 सपोज करें, देखिए यहां पर हम जितने ऑप्शंस हैं उनसे भी कर सकते हैं। 1800 अगर माने कि 1800 रहा होगा तो यहाँ देखिए दर कितना है, ब्याज 5% से लिया जा रहा है, तो इसका 5% अगर आप निकालेंगे तो 18 पंचे 90 आएगा, 90 रुपए आएगा। 5% हमने 1800 का 5% ज्ञात किया तो आया 90। तो 90 रुपए हर वर्ष लगेगा, तो 6 वर्ष में 9 छाक 54, भाई 6 से गुणा करेंगे 90 को, 9 छाक 54, 540 रुपए ब्याज होगा। 1800 और 540 को जोड़ने पर 2600 तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। भाई 1800 और 540 को जोड़ने पर 2600 होना चाहिए, इन्होंने कहा 6 वर्ष में 2600 हुआ, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बेकार है, इसको छोड़ दीजिए। 1500 वाला ऑप्शन अगर आप उठाते हैं, 1500 का 5% अगर आप निकालते हैं, 1500 का 5% तो 15 पचे 75 होता है, और 1 वर्ष में 75, तो 6 वर्ष में कितना, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 380 रुपए। 1500 में ये जोड़ने पर ये 2600 रुपए होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन बेकार है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। 2000 देखिए, 2000 का 5% अगर आप निकालते हैं तो 2000 का 5% आपका आता है 5 दूनी 10, 100 रुपया। 1 वर्ष में 100 रुपया, तो 6 वर्ष में 600 रुपया हो जाएगा, और 2000 और 600 मिलकर के 2600 हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट आंसर, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, यानी वो राशि 2000 रही होगी। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो लॉन्ग अप्रोच करने के बजाय इसको ऐसे ओरल सोच सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। साधारण ब्याज के केस में आप ऐसी अप्रोचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो कि यूपी टेट 2021 का प्रश्न है, इसको भी देखिए। यदि ए और बी दो धन पूर्णांक है, मान लेते हैं एक पूर्णांक ए है और एक पूर्णांक बी है, ये दो अलग अलग धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और को संख्याओं 6 से विभाजित करने पर, इन दोनों को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इसको हमने 6 से डिवाइड किया और इसको भी 6 से डिवाइड किया, तो क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करने पर शेष फल 4 और 5 मिलता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम कोई संख्या उसको 6 से डिवाइड करें तो 4 शेष फल मिले, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं। सपोज यहाँ पर 10 रहा हो, देखिए तो 6 कम 6 करेंगे, छोटी छोटी संख्या मान लें, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर एक धन पूर्णांक के लिए बोला गया। तो अगर ऊपर 10 रहा हो, 6 से भाग करोगे तो शेष फल यानी रिमाइंडर, यहाँ पर शेष फल 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको 11 मान लें, देखिए बी के स्थान पर, और 6 से भाग करें तो 6 कम 6 तो 5 बचेगा, जो कि इन्होंने बोला है 4 और 5 बचता है। तो इसका मतलब यहाँ बी के स्थान पर 11 और ए के स्थान पर 10 ले लेते हैं। इसका मतलब ए के स्थान पर 10 और बी के स्थान पर 11 आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दो संख्या डिसाइड अगर हमने अपनी तरफ से कर लिया, जिसमें ये शर्त भी पूरी हो रही कि इनको 6 से अगर भाग करो तो इसमें देखो 4 मिलेगा, शेष बचेगा 6 से भाग करने पर, और ये 6 कम 6 से आप ले जाएंगे तो 5 शेष फल बचेगा। फिर उन्होंने आगे कहा है तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन्हीं के स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम इन्हीं को ले लेते हैं 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो ये 100 होगा, और प्लस 11 का 121 होगा, जोड़ने पर टोटल 221 बना। इसको फिर 6 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर शेष क्या होगा, इसको 6 से आराम से भाग करके देख लीजिए, 6 त्रिक 18, 4 बचा 41, 6 4 36, 5 बचेगा। अब वही 5 जो बचा वही शेषफल हो गया, आराम से आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब तब वो शेषफल 5 आएगा, तब वो शेषफल कितना आएगा 5। भाई फिर से देख लीजिए, 6 त्रिक 18, 4 41, 6 4 36 और 5 41, 5 शेषफल बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से आपको केवल सिंपल लॉजिक सोचना था, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसको सिर्फ सिंपली, कई ऐसे प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में आए हैं जो सिंपल लॉजिक पर बेस्ड हैं और कुछ नहीं, और आराम से आप उनको कर भी सकते हैं।
आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बेहतर तरीके से आप इनको कर भी पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, विनय एक घड़ी को ₹75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी। ठीक है, यहाँ ये भी प्रश्न पूछा गया है 2021 में, कैंसिल पेपर जो था उसी में ये भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सी बात बोली गई है कि घड़ी को बेचता वो है ₹75 में, यानी सेल प्राइस उसका 75 है, विक्रय मूल्य ₹75 है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि उसे घड़ी की लागत की कीमत के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि ये जो घड़ी की लागत है यानी कॉस्ट प्राइस, वो बराबर है प्रतिशत लाभ के, प्रतिशत लाभ के बराबर है, ऐसा उसने बताया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। आप सोचिए अगर ये कॉस्ट प्राइस है और इतना ही प्रतिशत का लाभ होगा तो ₹150 पर 150% का ही लाभ होगा, तब तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा 300 के ऊपर, जबकि ये ₹75 में ही बेचा गया है। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। इस पे भी अगर ₹175 लागत है और 175% का ही लाभ होगा तो भी वो काफी बड़ा हो जाएगा अमाउंट। 60 पे आते हैं और 60 और 50 को चेक करते हैं, इन्हीं में आंसर होगा। अगर 60 है और 60 ही प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, 60 पर 60% अगर लाभ होगा तो ₹36 का लाभ हो जाएगा और वो ₹96 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से 50 पर 50%, तो 50 का 50% यानी 25 और 50 जोड़ के 75 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर सही है भाई। 50 अगर हम लागत ले लें सीपी, तो 50% का ही प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। 50 का 50% यानी ₹25 आएगा और इनको जोड़ करके बनेगा सेल प्राइस बेचने वाला जो कि ₹75। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है और ये आंसर आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ ये डी पार्ट ₹50 की उसकी लागत मूल्य थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं और इनका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त क्या करेंगे। अगर एक वृत्त है, इसकी केंद्र से दूरी देख लीजिए, और दो वृत्त बनाते हैं और इनके केंद्र से दूरी देखिए। दो वृत्त बनाने के कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, अगर दो वृत्त है, यहां पर क्या बोला गया, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो। मान लेते हैं एक वृत्त ये है जिसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं समझने के लिए, और एक वृत्त और ले लेते हैं जिसका हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। अब इन दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना हो गया, R1 प्लस R2 अगर देखें तो 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो इनके बीच की दूरी अगर पास में अगर सटा दे, एकदम मिला दे, तो आप देखिए यहां से ये 3 और यहां से ये 4, तो ये 7 होगा। समझने के लिए तो ये दोनों स्पर्श करेंगे बाहर। अगर त्रिज्याओं का योग और केंद्रों के बीच की दूरी, भाई इसका सेंटर और इसका सेंटर, दो सेंटर है, दोनों बराबर हो तो ये स्पर्श करेंगे। लेकिन इसने क्या कहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो जाए। त्रिज्याओं के योग से कम कब हो सकता है, जब एक सर्कल ये 3 वाला, 3 और 4 तो हमने मानक ऐसे ले लिया है, और कम कब होगा, जब ऐसे दोनों अंदर ही आ जाए, मतलब ये इसका सेंटर यहीं कहीं इस तरीके से बन जाए, तभी ये कम हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों वृत्त एक दूसरे को देखो क्या करेंगे, काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तभी ये जो दूरी होगी ये कम होगी, यानी त्रिज्याओं के योग से बीच की दूरी कम होगी। तो ऐसे स्थिति में दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। देखिए अगर दोनों यहां पर स्पर्श करेंगे, जब क्या होगा, इनका योग यानी त्रिज्याओं का योग, हमने यहां पर त्रिज्याएं ली थी 3 और 4 समझने के लिए। अब आप इसको ध्यान से फिर से समझिए इस प्रश्न को। दो वृत्त अगर है, मैंने सपोज कर लिया कि एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, इनकी त्रिज्याओं को जोड़ने पर 7 होता है। अगर इनको सटा के रखते हैं तो देखिए, सटा के रखे तो केंद्रों के बीच की दूरी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जो कि केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सटा के रखे हो, यानी कि स्पर्श कर रहे हैं, यानी स्पर्श करेंगे अगर त्रिज्याओं का योगफल केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो। अगर ये दूरी कम करनी है तो मतलब इस वृत्त को इसके अंदर आना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा मतलब काटेंगे। तो कम वाला था, इसका मतलब कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे यानी प्रतिच्छेदित करेंगे तभी ये दूरी घटेगी। भाई इसकी दूरी और ये वाली जरा सी दूरी, मान लीजिए इसकी दूरी, दोनों मिक्स होगी तभी कम होगी। प्रतिच्छेद करने पर दूरी कम होगी
और यही आंसर इसका हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम होने की बात की थी और दूरी अगर बराबर होगी तो दोनों स्पर्श करेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस थे, अंतःस्पर्शी होंगे, अंदर स्पर्श करेंगे। अंदर स्पर्श करने का मतलब जैसे ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त इस प्रकार से अंदर स्पर्श करे, ये हो गया। या बाह्य स्पर्शी होंगे, बाहर से ऐसे स्पर्श करें, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को ऐसे स्पर्श करेगा। प्रतिच्छेदित करने का मतलब ये काटेंगे, ये तभी होगा जब त्रिज्याओं का योगफल और केंद्रों के बीच की दूरी एक दूसरे से कम होंगे। और अनावृत्त करने पर आप क्या मतलब है, इसका मतलब कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है तो अनावृत्त करेंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सोचना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। पाई की जगह 22/7 लेना, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते हैं, होता है पाई r स्क्वायर θ/360। बस इसी का प्रयोग करना है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसने बताया है, क्षेत्रफल दे दिया है 66/7, तो यहाँ पर आप रख देंगे 66/7, फिर बराबर है, सूत्र में बराबर लगाएंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर ऐसे, क्योंकि त्रिज्या हमें पता नहीं है, हमें व्यास बताना है तो पहले त्रिज्या पता करना पड़ेगा। थीटा की जगह 120 और बटे में 360 था, ये भी रख दीजिए। अब आप देखिए यहां से आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं यहीं पर, या फिर ऐसा कर सकते हैं भाई ये 66, ये 7 और 360 जो गुणे में नीचे है ये ऊपर चला जाएगा 66 के साथ, 7 और 360, और ये 22 और 120 इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पहले से 7 है ही, इसके साथ 22 और 120 इधर आ जाएगा, बराबर आपका केवल इधर आर स्क्वायर बचेगा। अब आप सिंपल कट कर सकते हैं, 12 3 36 3 बार में, 7 से 7, 22 एकम 22 3 6 3 गुणे 3, यानी आर स्क्वायर का मान 9, तो आर का मान आपका √9 मतलब 3 ही आ गया। आर यानी त्रिज्या अगर 3 है तो डायमीटर यानी कि व्यास क्या होगा इसका दोगुना, 2 गुणे 3 है 2 3 6 सेंटीमीटर व्यास होगा। तो व्यास इसका डी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को, सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है 2021 में ही, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। पहले 600 रुपए मूलधन था, प्रिंसिपल था, जो ये अब बदल करके 720 हो गया, यानी अमाउंट जिसको कहते हैं मिश्र धन हो गया 720। ठीक है, 4 वर्ष में ऐसा हुआ है, 4 वर्ष में 600 से 720 हो चुका है, ब्याज की दर जो भी रही हो। फिर आगे बोला गया यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है इसलिए जो भी अंतर आएगा हर वर्ष वही आएगा, तो 2% से 4 वर्ष में और बढ़ा दीजिए, सिंपल सी बात है। 600 का अगर हम 2% देखें तो एक वर्ष में 2%, 600 का 2% मतलब 12 रुपए, तो एक वर्ष में 12 रुपए, तो 4 वर्ष में 12 चौके 48 रुपए, 48 रुपए हम और बढ़ा लेते हैं। भाई 2% तो हर साल और बढ़ाया जा रहा है, वो बोल रहा है 2% और बढ़ा दिया जाए तो क्या नया मिश्र धन क्या होगा, या वह धन क्या होगा बढ़ने के बाद। तो सिंपल सी बात है, जो भी हुआ था पहले जिस भी ब्याज दर से था वो 720 रुपए हुआ था, अब उसमें 2% हर वर्ष बढ़ाया गया तो 48 और बढ़ा दो, अब इसमें 48 और बढ़ा दीजिए, तो 720 में 48 और बढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं 768 रुपए हो जाएगा। बात खत्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सवाल सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। साधारण ब्याज में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, ओरल आपको प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए बस। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ऐसे ही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है, नहीं वर्ड ध्यान नहीं रहता और बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में बोला गया है, इसमें एक जो पहला ऑप्शन इसमें कहा गया है कि 2 पूर्णांकों का योग 1 पूर्णांक होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी पूर्णांक होगा, 1 2 है 1 3 है, जोड़ के तो 5 ही मिलेगा। कभी भी कोई भी 2 पूर्णांक अगर आप जोड़ते हैं तो वो पूर्णांक ही मिलने वाला, तो ये तो सही है। जबकि उसने कहा है कि कौन सा सही नहीं है, हमें जो सही नहीं है वो तलाशना है, तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, बिल्कुल ठीक है, परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे परिमेय ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, हमको वो ढूंढना जो सही नहीं है।
दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, ये ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए हमने कहा कि एक √5 संख्या है, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और एक और रूट की संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं ऐसा बोल देता हूं कि ठीक है 7 और प्लस √5, यहां पर योग की बात की गई है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। हाँ, तो मैं माइनस में लिख लेता हूं 7 माइनस √5। अब मैंने ये दो अपरिमेय संख्या, भाई ये अपरिमेय संख्या ही है और ये इसमें कुछ जोड़े घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगी। इनका योग करने पर क्या होगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 7 बचेगा जो कि परिमेय है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय ही होगा। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा ऑप्शन ले लें, जैसे हमने कहा कि एक संख्या है √3 और अगली संख्या मैं मान लेता हूं 11 माइनस √3, इनको जोड़ें तो ये अपरिमेय तो है ही है, देखिए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, लेकिन जोड़ने पर -√3 माइनस प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, 11 आया और जो कि परिमेय है। तो सिंपल सी बात है कि ये पॉइंट ही आपका गलत था, यही आंसर आपका हो जाएगा। और दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक ही मिलेगा, जैसे पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक मिलता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप इसको डिटेल में समझ पा रहे होंगे। और आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर से जरूर भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट जो 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। देखिए 3070 आपको एक संख्या दी गई और ये बोला ये 17 से विभाजित होगी, तो हम 17 से भाग करें और इसके नियरेस्ट, मतलब ये साफ साफ बोला गया कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट कौन सी संख्या है जो 17 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम 17 से इसी को डिवाइड करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके निकटतम संख्या कौन कौन सी मिल सकती है। तो अब 17 से हम देखें, 17 एकम 17 एक बार में जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 1 और ये 7 कॉपी करेंगे। फिर 17 से ये 8 बार में जाएगा तो 136 हो जाएगा, फिर ये 1 बचेगा और ये 0 कॉपी कर लेंगे। अब ये जाएगा ही नहीं आगे, इसका मतलब कि ये शेष बच गया। तो अब आप यहां से क्या समझ पाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इससे ये समझ में आता है कि अगर ये 10 शेष ना बचा होता तो भी वो संख्या पूरी कट गई होती। तो ये 10 आप हटा दीजिए 3070 से, तो 3070 में अगर ये 10 ना बचता तो संख्या पूरी कट जाती, तब शेष कुछ बचता नहीं, मतलब पूरा कट जाता। तो 10 आप हटा देंगे तो 3060 आ गया, यानी कि 10 हटाने पर ये संख्या आ गई। अगर ये 10 ना होता, दूसरे दृष्टिकोण से इसी भाग में सोचिए कि या फिर ऐसा होता कि यहां पर 0 ना होकर के 7 होता तो यहां 17 हो जाता और 17 एकम 17 कट जाता। तो अगर यहां पर 7 और मिल जाए तो ये आगे एक बार में और बढ़ करके और कट जाता। तो इसका मतलब 7 और मिले तो 3070 में अगर हम 7 और बढ़ाते हैं तो 3077, अगर ये संख्या 3077 होती तो भी कट जाता, 3060 होती तो भी पूरा कट जाता। इसका मतलब वो दोस्त पास की संख्या मिल गई। अब देखिए इसमें सर्वाधिक निकट कौन है, 3070 के पास 3060 भी है जिसमें 10 का अंतर है, और 3070 के पास में 3077 भी है जिसमें सिर्फ 7 का अंतर है। तो ये ज्यादा निकट संख्या है, इसलिए ये आंसर हो गया 3077 इसका आंसर होगा। दोनों ऑप्शन देखे दिए हैं, आपको 3077 पर टिक करना है। ये संख्या ज्यादा पास है, ज्यादा निकट है, जो कि इसने बोला था सर्वाधिक निकट संख्या बतानी है। तो दोनों ऑप्शन में आपको 3077 को सिलेक्ट करना है और यही इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इस अप्रोच को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोण का अंतर। कोई भी न्यून कोण हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, आप जानते हैं। तो कोई भी न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हम मान लेते हैं 50 डिग्री ले लेते हैं। एक कोण है 50 डिग्री का, इसका सबसे पहले आप पूरक लिखिए। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल ये होता है जोड़ने पर 90 हो तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 40। और फिर ये भी कह रहा है कि इसका समपूरक, समपूरक में होता है उसको जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो 50 का समपूरक लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो 50 में क्या जोड़े कि 180 हो तो 130 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं, तो हमने एक न्यून कोण माना और उसका पूरक लिख लिया, उसी न्यून कोण का संपूरक भी लिख लिया। ठीक, पूरक के लिए कंडीशन ये है कि जोड़ने पर 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं, और समपूरक के लिए जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं उसमें जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो 50 में 130 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो हमने एक ही कोण लिया और उसके दोनों मान लिए, अपनी तरफ से देख लिया कि पूरक और संपूरक क्या होगा, ये सामने आ गया। फिर उसने कहा है उनका अंतर बताइए, तो अंतर करिए जरा।
ये 130 और 40 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 90। तो इसका आंसर देखिए 90 हो गया। अंतर करना माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये कोई भी आप मानते, ये जरूरी नहीं 50, ये तो कोई भी न्यून कोण के लिए। सपोज हमने न्यून कोण माना है 70, तो 70 का पूरक होगा 20 और सम पूरक होगा 110। अब देखिए इनका अंतर 90 तब भी आ गया। ठीक, तो इस तरीके से सिंपल सी बात है, इससे में कोई दिक्कत नहीं, बस केवल प्रश्न को समझना है, लैंग्वेज को, और कोई दिक्कत नहीं। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सब चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई है आपको, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, 15 मजदूर, ये तो आपको मालूम है M1 D1 H1 M2 D2 H2 होता है। यहाँ पर मजदूर और घंटे टाइम की बात है तो M1 H1 कर लेते हैं। H मतलब घंटे, आवर्स, M मतलब मैन मतलब आदमी या मजदूर, तो M2 H2। ऐसे ये सूत्र आपको बहुत आसानी से मालूम है। सूत्र क्या होता है कि पूरा सूत्र होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर ऐसा कुछ कोई हो तो आप इसी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आदमी है, दिन है, घंटे हैं, तो यहाँ भी आदमी दिन घंटे वाला पूरा सामने का ले लेंगे, M1 D1 H1 M2 D2 H2 ले लेंगे। केवल आदमी और दिन है तो M1 D1 M2 D2 ले लीजिए। आदमी, दिन और काम है तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 ले लीजिए। ऐसे ही लिया जाता। तो हमने देखिए आदमी और घंटे थे तो M1 H1 M2 H2 ले लिया। ये आप ऐसे सूत्र बना लेते हैं और फिर इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। इसी प्रकार से देखते हैं अब आदमी कितने हैं और क्या क्या बोला गया। 15 मजदूर, तो इसको 15 रखते हैं। कितने घंटे? 48 घंटे। और यहां पर बोला गया है फिर कितने मजदूर की आवश्यकता होगी अगर इसे 30 घंटे में करना है, तो दूसरी बार 30 रख दीजिए। इस 30 को इधर ले आइए तो 15 और 48 सही है, ये गुणे में था, इधर बटे में 30 आ जाएगा, तो ये घंटे पता चल जाएगा। 30 से देखिए 15 एकम 15 दूना 30 और 2 से 48 24, यानी कि आप केवल 24 घंटे H2 लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। और उसी काम को करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या, सॉरी 24 घंटे नहीं बल्कि यहाँ पर 30 घंटे दिया था, मजदूर बताना था, M2 बताना था, ये H2 लिख गया है, इसको M2 कर लीजिए। मतलब कि 24 मजदूर लगेंगे तो 30 घंटे में होगा। जाहिर सी बात है कि पहले 15 मजदूर थे, मजदूर कम थे तो समय लगता था 48 घंटे। अब मजदूर जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे तभी समय कम लगेगा, तो मजदूर क्या हो गया 24 आ गए और ये आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करना है और किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट, यदि संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या क्या है? देखिए ऐसे प्रश्नों पे अप्रोच आप चाहे तो ऑप्शन पर भी चल सकते हैं, जैसा कि मैं अभी हर क्वेश्चन में लगभग आपको ऑप्शन के अप्रोच बताता आ रहा हूं, इसमें भी समझा देता हूं। ये आपके ऑप्शंस हैं, मैं लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसमें अगर हमें देखना है कि इस जो कंडीशन बोली गई है, अगर ये संख्या है 126 तो इसकी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? इसका 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम हो। मतलब एक काम करना है हमें 30% का और एक इसका 3/4 लेना है, दो काम करने साथ। तो अब देखिए इसका 30% अगर आप ओरली सोचे, मतलब ऐसे सिंपली सोचे, तो देखेंगे क्या इन दोनों में 63 का अंतर मिलेगा, 63 कम होना चाहिए। तो जहां पर 63 का अंतर मिल जाएगा वहां पर वही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके 30% की, तो 30% का मतलब हो गया कि 3/10 और 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 दूनी 6, देखिए जल्दी से इसको गुणा करते हैं। 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 37.8 आएगा 30%। और 3/4 देखिए कितना आएगा, 3/4 देखिए पहले ही दशमलव में आ रहा है तो ये आंसर नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं। 3/4 126 का 3/4 कितना होगा? 4 से इसको देखिए कट करिए, पहले 2 से कट करें 2 और 2 छक 12, 2 तिया 6। आप ये देखिए 63 को 3 से गुणा करके 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18 और 2 से करेंगे भाग, तो 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 94.5। अब आप देखिए क्या इनके बीच में अंतर 94.5 और 37.8 में 63 का अंतर दिख रहा है, तो 15 में से 8 गया 7, ये ऐसे ही नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात, पहले ही पता लग गया था कि ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ये चीज आपकी नहीं होगी। अब इसका देखिए 30%, तो 14 तिया 42 और इसी का 3/4 देख लीजिए, 3/4। जब भी ऐसे हो तो पहले सिंपल वाले ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहां से 3/4 करेंगे
तो इसको हम कट करके देखते हैं। 4 से 4 तिहाई 12, 2 बचा 4 पंचे 20, 35 गुणे 3 कितना आएगा देखिए, 3 पची 15 और 3 3 9 1 10, 105। अब ये आ गया 105। अब इन दोनों का अंतर देखिए 63 है, तो 105 और 42 का अंतर करते हैं, ये 3 बचा और ये 6 बचा, 63 है, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया बी पार्ट वाला। देखिए यहां से आपको पता चल गया यही आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आपको फिर क्या करना होता, दूसरी अप्रोच आप यही करते कि इसमें जो आप बेसिक मेथड यूज करते हैं एक्स वाला, वो यही कहते कि फिर संख्या मान लेते हैं एक्स और इसकी दो बातें करते। एक बोलते इसका 30%, 30% मतलब 30% संख्या का एक्स का, तो 30/100 एक्स ऐसे लिखते, एक 0 कट जाता, वो 3x/10 होता 30% करके, और 3/4 करते तो 3x/4 होता। ये 3/4 हुआ और ये आपका हुआ 30%। फिर 63 कम है तो ऐसा भी कह सकते हैं इन दोनों का अंतर 63 होगा, तो अंतर में 3x/4 माइनस 3x/10 करके बराबर 63 करते और फिर इसको सरल कर लेते, तो ये जैसे 20 बना सकते 5 से गुणा करके हम, तो ये हो जाता 15x/20 माइनस ये आपका 3x था, तो 2 से गुणा करेंगे तब ये 20 बनेगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6x/20 बराबर 63। अब ये हर बराबर ये 20, 15 में से 6 गया 9x और बराबर ये 63, 9 कम 9 सते 63 हो गया, x बराबर 20 गुणे 7 और जो कि हो जाएगा 20 सत्ते 140। तो ऐसे इसको करते, ये भी एक अप्रोच थी, इस मेथड से भी कर सकते थे। और ऑप्शन से अगर आपको प्रतिशत में डायरेक्टली आप इसको कर पाते तो ऑप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नीचे दिए गए एक पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों के एक महीने के खर्च का विवरण है। ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसपे विभिन्न मदों पर खर्च है। देखिए पाई ग्राफ में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी जल्द में ही पाई चार्ट और दंड आरेख और सभी प्रकार के चार्ट, ये जितने आरेख होते हैं सब सिखा दिए हैं, तो वहां पर वो बेसिक सीख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। देखिए यहाँ पर बोला गया यदि परिवार की कुल आय 35,000 रुपए है तो ईंधन और भोजन पर कुल कितना खर्च होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस केवल प्रतिशत आपको ज्ञान होना चाहिए बस। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सारे प्रतिशत में मान आपको दिए गए हैं और आपको भोजन और ईंधन की बात की गई, तो भोजन और ईंधन का एक साथ आप निकाल लीजिए। भोजन और ईंधन का कितना प्रतिशत है, भोजन पर 48 है और प्लस ईंधन पर 10% है, टोटल प्रतिशत हो गया 58। इसका मतलब भोजन और ईंधन को मिला करके 58% खर्चा है और कुल 35,000 रुपए है, तो इसका मतलब हमें 35,000 का कितना 58% बस केवल फाइंड कर लेना। तो उसका तरीका आप सभी जानते हैं, 35,000 गुणे 58/100 करेंगे, 2 0 ये कट जाएंगे, तो 350 गुणे 58, 35 और 58 का आप गुणा कर लीजिए आराम से। 5 और 40, 50 25 4 29, 3 और 24, 3 25 15 2 17, 0 9 4 13, यहाँ 7 2 9 1 10 और 1 2, मतलब ये आपका देखिए 2 0 3 0 और ये वाला 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 20,300 रुपए आपका आंसर हो गया दोनों का खर्चा, जो कि बी पार्ट में। तो बहुत ही आराम से इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और आराम से ऐसी चीजों को कर सकते हैं। और इनको डिटेल में सीखने के लिए और ज्यादा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ाया है बहुत ही डिटेल में, अलग से चैप्टर वाइज। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला कि ये सब यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी अभी यूपी टेट वाला, यूपी टेट 2021 का ही प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एक वृत्त, ये भी पूछा गया प्रश्न है 2021 का। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। एक वृत्त और उसके अंदर अधिकतम बड़े से बड़ा वर्ग अगर हम बनाए, ये आपका वर्ग बन गया इसके अंदर, इसके बारे में डिटेल कुछ बात करनी है। वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है और उसके बाद इनका अनुपात बोला है। अनुपात मतलब हम ये कर सकते हैं कि भाई अनुपात किसका, वर्ग का क्षेत्रफल बड़े से बड़ा। अब बड़े से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, जब तक आपको वर्ग की भुजा ये सब चीजें पता नहीं है तब तक आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अभी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ये प्रश्न है, इसमें आपको सिर्फ ये पता है कि एक वृत्त है और उसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है अधिकतम, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जाहिर सी बात है इस केस में क्षेत्रफल का अनुपात पहले हमें इस वर्ग की भुजा तक पहुंचने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। इसमें वर्ग के विकर्ण का, जो वर्ग का विकर्ण होगा वही इस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, देख रहे होंगे आप ध्यान से, अगर हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं
तो वृत्त का वही व्यास बनता है और वर्ग के लिए वो विकर्ण बनता है। तो ये जो r और r त्रिज्या है, ये कुल मिलाकर के 2r, इसका व्यास जो विकर्ण बना r प्लस r, वही इस वर्ग के लिए विकर्ण बनेगा। तब हम इनका क्षेत्रफल बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो है विकर्ण के आधार पर भी आपको मैंने बताया 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, और विकर्ण इस समय क्या है, r और r मिलके पूरा 2r। भाई इसका वृत्त के लिए त्रिज्याएं हैं और इसके लिए विकर्ण है 2r, तो 2r रख करके सब कुछ त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। देख लीजिए यहां से भी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ये आपका जो क्षेत्रफल आया कितना आया, 1/2 गुणे 2r है, ये 4 हो जाएगा, और r स्क्वायर 2 से 2 कट के 2 हो जाएगा, 2r स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया। अब आप देखिए सब त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त पर निर्भर नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या से ही हमें विकर्ण मिला और विकर्ण के बाद हमें क्षेत्रफल मिला। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। वर्ग की भुजा के समानुपाती, भुजा का यहाँ कोई रोल अभी आया ही नहीं है, भुजा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर क्षेत्रफल होगा, ऐसा है ही नहीं। देखिए विकर्ण कुछ और, विकर्ण 2r है, क्षेत्रफल πr स्क्वायर है, ये सब चीजें। तो इससे सीधा पता चल गया वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ कैलकुलेशन करके हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरे प्रश्नों से परिचय कराया जाए और सभी प्रश्न आप करें। तो लगभग सभी प्रश्न मैंने कराए हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन टाइम वाइम का मैंने नहीं लिया, इसलिए कि उस पर बेसिक आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सिंपल से 1-2 प्रश्न शायद मैंने ना लिए हो सकता है सारे ले लिए गए हो। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के संपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पर कर दिया गया, एक तरह से पूरा पेपर ही आपका करा दिया गया है। तो आप लोग ढंग से इसको समझ गए होंगे कि जो निरस्त वाला पेपर था वो किस लेवल पे था, और उनसे मिलते जुलते बीच बीच में क्वेश्चंस, जगह पर कई जगहों पर फॉर्मूले, ये सब भी आपको बता दिए गए हैं। तो आप सब इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए ढंग से। नेक्स्ट एग्जाम जब होगा, मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि बहुत सारे प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे लाभ हानि प्रतिशत पर कितना प्रश्न आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारे केसेस में आपके बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे आपने देखा था केले वाला प्रश्न था, इतने रुपए में इतने खरीदा, फिर इतने रुपए में इतना बेचा। तो वो सब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का बहुत सारा रिपीट होता है क्वेश्चन। लासा मासा पर आधारित प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, आता ही आता है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए और इनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, और ये टॉपिक्स जरूर से जरूर कवर करिए, और आपका पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छे मार्क्स से सफल हों, और अच्छे आपको नौकरी मिले, आप अच्छे टीचर बने और देश की सेवा करें। आप लोग वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।